हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसा आप लोगों को पता है कि प्रयोगशाला परिचालक का एग्ज़ाम बस 2-3 दिनों में होने वाला है, तो हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस टाइम पे हम लोग जो है वो सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट को वो नोट कर लें, इम्पोर्टेंट फैक्ट को एक बार रिवाइज़ कर लें, जिससे कि वहाँ पर जब एग्ज़ाम में आप उस तरीके की कोई क्वेश्चन देखें, तो आपका जो दिमाग है वो जल्दी-जल्दी काम करे और उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकें। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ वन लाइनर फैक्ट दिए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? निक्रोम। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? निक्रोम। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए, प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट को दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट में चेंज करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। आगे देखिए, ट्रांसफॉर्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? तो जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में चेंज करने की एक युक्ति है। फिर देखिए, हिग्स बोसॉन का संबंध किससे है? तो हिग्स बोसॉन का संबंध है गॉड पार्टिकल से। फिर है, यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए? बताइए, किससे जोड़ना चाहिए? समांतर। याद रखिएगा। आगे देखिए, एक्स रे, आर रे, कैथोड रे, इंफ्रारेड रे में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो याद रखिएगा, कैथोड रे जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। फिर है, ग्रेफाइट, हीरा, पीट तथा लकड़ी का कोयला में से कौन सा अच्छा विद्युत का चालक है? तो याद रखिएगा, विद्युत का चालक जो है वो ग्रेफाइट है सबसे ज्यादा अच्छा। ठीक है। आगे देखिए, हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है? कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। फिर देखिए, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? बताइए, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो है वो क्या है? बताइए। पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हीरा विद्युत प्रवाहित क्यों नहीं करता? क्यों प्रवाहित नहीं करता? क्योंकि हीरे के अंदर कोई भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। आगे देखिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड की तरह किया जाना है, उसका उच्च गलनांक एवं निम्न क्रियाशीलता होनी चाहिए। फिर है, ट्रांसफॉर्मर, डायोड, संधारित्र एवं ट्रांजिस्टर में से कौन सा घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर। फिर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है इंटीग्रेटेड सर्किट। आगे देखिए, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन एवं सिल्वर में से ओम चालक कौन सा है? तो याद रखिएगा, सिल्वर। फिर है, परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। फिर देखिए, डायोड का प्रयोग परिशोधन, प्रवर्धन, अधिमिश्रण एवं निस्यंदन में से किसके लिए प्रायः किया जाता है? तो ये हो जाएगा परिशोधन। आगे देखिए, एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? बताइए। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। फिर देखिए, सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सौर सेल पैनल। आगे देखिए, ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या है? तो ये हो जाएगा प्रेरक। फिर देखिए, तांबा, लकड़ी, पारद तथा एल्यूमिनियम में से क्या विद्युत रोधी है? तो लकड़ी। लकड़ी क्या है? विद्युत रोधी है। आगे देखिए, लिखा है, ट्रांजिस्टर के किसमें होने की अधिकांशतः संभावना होती है? बताइए, किसमें होती है? तो श्रव्य उपकरण। फिर उसके बाद है, गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? तो याद रखिएगा कि जो गैल्वेनोमीटर होता है उसको श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध के साथ यदि जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर बन जाएगा। आगे देखिए, डायोड, ट्रायोड, ट्रांसफॉर्मर एवं ट्रांजिस्टर में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर। दिष्ट धारा की आवृत्ति, दिष्ट धारा की जो आवृत्ति है वो क्या होती है? तो वो शून्य होती है।
फिर है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? ये है धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। आगे देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि मानव शरीर का जो प्रतिरोध है शुष्क दशा में लगभग कितना होता है? बताइए कितना होता है? 10⁻³ ओम, यानी आप बोल सकते हैं कि 1000 ओम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आप लोगों को। इस तरीके का जो वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे देखिए विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? बताइए विद्युत चालकता की जो यूनिट है क्या है? तो विद्युत चालकता की यूनिट है महो। देखिए लिखा है विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज की थी माइकल फैराडे ने। देखिए यहाँ लिखा भी है कि विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध की खोज माइकल फैराडे ने की। उन्होंने ज्ञात किया कि जब किसी परिनलिका के सम्मुख किसी चुंबक को तीव्र गति से लाया जाता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है और यह कहा जा सकता है कि परिनालिका और चुंबक की सापेक्ष गति से परिनालिका में विद्युत धारा का प्रेरण होता है, यानी कि इंडक्शन होता है। आगे देखिए टेस्ला जो है वो चुंबकीय प्रेरण का यूनिट है। टेस्ला जो है वो चुंबकीय प्रेरण का यूनिट है। टेस्ला चुंबकीय प्रेरण का क्या है? यूनिट है। इसको कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा इस बात को। अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक में इसका रूपांतरण जो है वो कितना होता है आप लोग देख लेंगे। फिर है वेबर चुंबकीय प्रवाह का मात्रक, याद रखिए चुंबकीय प्रवाह का मात्रक क्या है? वेबर। तथा एम्पियर प्रति मीटर चुंबकीय क्षेत्र शक्ति का मात्रक होता है। यहाँ पर आप लोगों को 3 मात्रक दिखाई दिया। एक दिखाई दिया आप लोगों को टेस्ला जो कि चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है। फिर दूसरा है वेबर है चुंबकीय प्रवाह का मात्रक। फिर उसके बाद है एम्पियर प्रति मीटर, ये चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति का मात्रक है। इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन रेडी हो गए। आगे देखिए चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है? बताइए चालक का जो प्रतिरोध है किससे बढ़ जाता है? तो लंबाई में वृद्धि से, तापमान में वृद्धि से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में कमी से, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। देखिए किसी चालक के प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? R = EL/A, जहाँ R जो है वो प्रतिरोध है, L जो है वो तार की लंबाई है, A जो है वो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, E जो है वो तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता है। आगे देखिए बिजली का जो बल्ब है वो निम्नलिखित में से किससे अर्धित होता है? तो बिजली का जो बल्ब है वो किससे अर्धित होता है? शक्ति और वोल्टता से। ऑप्शन नंबर बी शक्ति और वोल्टता से। देखिए कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतया समाप्त हो जाता है। इन पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो इन पदार्थों को अति चालक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्या लिखा है? जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। जब वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है तो वैद्युत चालकता क्या होती है? घटती है। अतः अनंत वैद्युत प्रतिरोध होने पर पदार्थ क्या हो जाता है? विद्युत रोधी हो जाता है। आगे देखिए सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? बताइए सुपर कंडक्टर की जो चालकता है वो कितनी होती है? तो याद रखिएगा जो सुपर कंडक्टर होता है उसकी चालकता असीमित होती है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक तथा अचालक के बीच होती है इन्हें क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक है वो एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। सुपरकंडक्टर की चालकता जो है वो असीमित होती है। अतिचालक विभिन्न तत्वों से मिलकर बनने वाली संरचना है जो कि विद्युत धाराओं को प्रवाहित करने के उपरांत शून्य प्रतिरोध पैदा करती है। फिर देखिए आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधिता कितनी होती है? आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधिता कितनी होती है? असीमित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए असीमित।
आगे देखिए, आदर्श वोल्टमीटर का क्या आधार है? तो आदर्श वोल्टमीटर का आधार यह है कि बिना परिपथ को विचलित किए यह परिपथ के सिरों की वोल्टता को माप सके। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत रखने पर यह बहुत कम धारा लेगा, अतः इस दौरान ये विशुद्ध रूप केवल विभव का मापन करेगा। फिर देखिए, चुंबक जो है वो रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? चुंबक रक्षक जो होते हैं वो किसके टुकड़े होते हैं बताइए। मान लीजिए यही क्वेश्चन आया है तो आप लोग क्या टिक करेंगे? तो याद रखिएगा कि जो चुंबक रक्षक होते हैं वो नर्म लोहे के टुकड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर तो आपको आंसर के सामने दिखाई दे रहा है, पर पेपर में ऐसा नहीं होगा, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बन रहे हैं या फिर थोड़े न्यू लग रहे हैं, जिससे कि आप फेमिलियर नहीं हुए हो, तो आपको वो क्वेश्चन सबसे पहले नोट कर लेना चाहिए। आगे देखिए, जो AC है उसको अगर DC में रूपांतरित करना है तो उसके लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं? तो उसके लिए प्रयुक्त साधन को दिष्टकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिष्टकारी। ऑप्शन नंबर बी, दिष्टकारी। आगे देखिए, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो नॉट गेट जो है वो किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? एकल ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इसमें लिखा है डिजिटल लॉजिक के संदर्भ में ये जो नॉट गेट है उसको इन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है कि जो नॉट है, नॉट गेट को एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा क्या किया जा सकता है? क्रियान्वित किया जा सकता है। देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी या इंसुलेटर कौन सा है? तो याद रखिएगा कि यदि लकड़ी, कपड़ा, कागज और कांच में देखा जाए तो सबसे बढ़िया रोधी जो है वो कांच होता है। इस बात को याद रखिएगा। इंसुलेटर क्या होता है बताइए, जिसे बोल रहे हैं रोधी। इंसुलेटर वह पदार्थ होता है जिस पर विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और यहाँ सबसे बढ़िया लिखा है। जनरली सभी इंसुलेटर माने जाते हैं, कपड़ा, लकड़ी, कागज, कांच, पर यहाँ सबसे बढ़िया लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना सकता है, तो इसीलिए आपको याद रखना है कि जब चारों ऑप्शन साथ में हो तो कौन सा लगाना है। तो यहाँ पर आप लोग लगाएंगे कांच। कांच एक ऐसा पदार्थ है जिसमें से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है। आगे देखिए, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं अर्धचालक। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। देखिए क्या लिखा है, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर पदार्थों की विद्युत चालकता ताप के बढ़ाने पर बढ़ती है तथा ताप के घटाने पर घटती है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। अर्धचालक पदार्थों के उदाहरण के नाम बताइए। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? बताइए कौन सा विद्युत का चालक है? तो ये हो जाएगा लवण जल। ऑप्शन नंबर सी, लवण जल। जो लवणीय जल होता है यानी नमक मिला हुआ जल कह सकते हैं, वह विद्युत को अपने में से क्या करता है? प्रवाहित करता है। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन अगर जल जो है वो बिल्कुल शुद्ध है, जिसे आशुद्ध जल बोलते हैं, जो वर्षा का जल, बिल्कुल शुद्ध जल, तो वह क्या हो जाएगा? विद्युत का कुचालक। इस बात को याद रखना है आप लोगों को। शुद्ध जल हो गया, बेंजीन हो गया, रबड़ हो गया, ये तीनों ही क्या है? विद्युत के कुचालक होते हैं। कौन कौन से, क्या बोला मैंने? अगर आप लोग दीवार से टिक कर बैठे हैं या लेट कर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मत देखिए, कुछ भी आपको याद नहीं होगा, ठीक है। अच्छे से बैठ जाइए, कॉपी और पेन ले लीजिए और साथ में नोट्स बनाते चलिए। क्या बोला मैंने? रबड़, शुद्ध जल और बेंजीन, ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, यानी कि अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देते हैं। बट यदि देखा जाए लवण जल, तो लवण जल क्या होता है? विद्युत का चालक होता है। निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिमाण है? परिमाण है, बताइए क्या सोपानी परिमाण है? तो स्थिर वैद्युत विभव जो है वो सोपानी परिमाण है। आगे देखिए, स्थिर वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। अदिश राशियां वे राशियां होती है जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उदाहरण ताप, चाल, आयतन, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, आवेश और वैद्युत विभव।
आगे देखिए, घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग की जाने वाली धातु क्या है? तो याद रखिएगा तांबा। ऑप्शन नंबर डी तांबा। आगे देखिए, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देखिए, उस तार का गलनांक कम क्यों होना चाहिए? देखिए, यहाँ पर उसका रीजन लिखा हुआ है। फ्यूज तार का इस प्रकार होना चाहिए तार कि वह केवल उतनी ही विद्युत धारा को अपने में से गुजरने दे जितनी घरेलू उपकरणों के परिचालन हेतु आवश्यक होती है। आवश्यक स्तर से अधिक धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाता है और फ्यूज तार उस धातु का बना होता है जिसका गलनांक कम होता है, ताकि वो जितनी ज़रूरत हो उतना ही जो है वो धारा, विद्युत धारा को प्रवाहित कर सके। ज़्यादा धारा अगर प्रवाहित होगी तो क्या हो सकता है? उससे फ्यूज उड़ सकता है। आगे देखिए, जब किसी कुंडली में कुंडलों की संख्या कुंडली की लंबाई में कोई परिवर्तन किए बिना तिगुनी कर दी जाती है तो उसका प्रेरकत्व कितना हो जाता है? 9 गुना हो जाता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस फॉर्मूला से। देखिए, प्रेरकत्व का फॉर्मूला है L इज इक्वल टू म्यू कैपिटल N का स्क्वायर कैपिटल A अपॉन स्मॉल l, जहाँ स्मॉल l क्या है बताइए? स्मॉल l है कुंडली की लंबाई, फेरों की संख्या कुंडली की क्या हो जाएगी? जैसे मान लीजिए ये कुंडली है, ठीक है, उसकी ये लंबाई जो है वो l है। कितने फेरे लगे? इसकी संख्या n है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है? A है, कैपिटल A, ठीक है। अब प्रेरकत्व जानना है, तो देखिए कुंडली में फेरों की संख्या को हम क्या कर दिए हैं? जितना था उसका 3 गुना कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, क्वेश्चन में भी यही था, ठीक है। अगर ऐसा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? L जो है वो क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा n स्क्वायर के, यानी कि ये सारे जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। L जो है वो समानुपाती हो जाएगा n स्क्वायर के। तो अब देखिए n स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए n का वैल्यू 3 था स्क्वायर, तो L का वैल्यू इस तरीके से हम लोगों को पता चला कि 9 हो गया, यानी कि नई स्थिति में प्रेरकत्व का मतलब जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है। यदि R प्रतिरोध का एक तार पिघलाया जाता है, ठीक है, पिघला लिया। अब देखिए उसे उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है, तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो ये हो जाएगा R/4। कैसे? तो जब आप लोग एग्ज़ाम दे लेंगे उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस को, जो MCQs वाले क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपका फाइनल रिवीजन चल रहा है, इसलिए बस आपको इतना जान लेना है कि अगर R प्रतिरोध का कोई तार पिघलाया जाता है और वापस उसकी लंबाई के आधे भाग को वापस से ढाला जाता है तो प्रतिरोध R/4 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर फिर अगला क्वेश्चन है, वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है? तो याद रखिए, जब भी वैद्युत परिष्करण होता है तो विशुद्ध धातु जो है वो कहाँ पर एकत्र होती है बताइए? कैथोड पर। कहाँ होती है? कैथोड पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वैद्युत परिष्करण विद्युत धातु कर्म की एक विधि है जिससे उत्तम तथा उच्च कोटि की शुद्धता की धातु प्राप्त की जाती है। विद्युत अपघटन के द्वारा बहुत ही शुद्ध धातु कैथोड पर लेप के रूप में प्राप्त हो जाती है। देखिए एक अनइलेक्ट्रॉनी चालक है। क्या है एक अनइलेक्ट्रॉनी चालक? कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी कॉपर सल्फेट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? चांदी। चांदी जो है वो क्या है? सर्वोत्तम विद्युत चालक है। देखिए चांदी ऊष्मा एवं विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। इसके बाद चालकता का घटता हुआ क्रम क्रमशः तांबा, सोना और एल्यूमिनियम का है। आगे देखिए, सिलिकॉन क्या है बताइए? सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक तरीके का अर्धचालक है। अर्धचालक युक्तियाँ उन इलेक्ट्रॉनिक अवयवों को कहते हैं जो अर्धचालक पदार्थों के गुणधर्मों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड मुख्य अर्धचालक पदार्थ हैं। आगे देखिए, फ्लूरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन किया जाता है। फ्लूरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन किया जाता है करंट के प्रवाह को बढ़ाने के लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्लूरोसेंट लैंप में चोक का जो प्रयोग है वो उच्च विभव यानी कि वोल्टेज उत्प्रेरित करने के लिए किया जाता है।
फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है उसमें यह जो हाई वोल्टेज है वो लैंप की प्लेटों के बीच उत्पन्न किया जाता है, जिससे कि इनके बीच विद्युत निस्सरण उत्पन्न हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि उत्पन्न होने वाले पराबैंगनी विकिरण जो है वो लैंप की आंतरिक सफ़ेद सतह पर लगे फॉस्फोर्स को क्या कर देते हैं, उत्तेजित कर देते हैं, जो कि प्रकाश की विभिन्न आवृत्तियों की किरणें उत्पन्न करने के लिए लाभदायक होती है या हेल्पफुल होती है। आगे देखिए, धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? कैसा होता है सुचालक बताइए? विद्युतीय निष्प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर बी, विद्युतीय निष्प्रभावी। आगे देखिए, धारावाहक चालक किससे संबंध होता है? तो धारावाहक चालक जो होता है वो विद्युत क्षेत्र से संबंधित हो जाता है। देखिए, धारावाहक चालक ऐसे पदार्थों को कहते हैं जिनसे विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित हो जाता है, जैसे कि चांदी, तांबा इत्यादि। याद रखना है आप लोगों को, जो सिल्वर होता है, सिल्वर विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, यानी वो खुद में से विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का जो सारे क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।